नंबर 11 की पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 क्या है? पार्ट नंबर 11 क्या बोलता है हमसे? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। स्टेट्स आर्टिकल 244 पे खत्म हुआ था वो सब, तो ये कहां से शुरू होगा? 245, और 245 से कहां तक जाएगा? 263। 263 पार्ट नंबर 11। 263 की अगर हम बात करेंगे, 245 से 263 की बात करेंगे, तो ये कौन से पार्ट में ये आर्टिकल्स आते हैं? पार्ट नंबर 11 में। और ये क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब एक बात बताओ, यूनियन में अगर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो जो दोनों आपकी गवर्नमेंट है, क्या इनमें क्लैशेस आने के चांसेस हैं? क्लैशेस तो हो सकते हैं, है ना? इसलिए हमने क्या किया कि रिलेशन कभी भी खराब ना हो, इसलिए हमने कुछ संबंध यानी कुछ रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन कर दिया। तो वो रिलेशन हमें कहां देखने को मिलते हैं? पार्ट नंबर 11 में, आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263, और इस चैप्टर का नाम है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। क्लियर बात होगी? अब आगे चलते हैं और पार्ट नंबर बात करते हैं हम 12 की। पार्ट 12 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या दिया हुआ है इसमें हमारा? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, है ना? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स। तो ये आपका शुरू हो जाएगा कहां से? आर्टिकल 264 से लेके, और ये कहां तक जाएगा? आर्टिकल नंबर 300A। नया आर्टिकल जुड़ चुका है, वैसे तो 300 तक था ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या सरकार के फाइनेंसेस या फाइनेंस रिलेशंस होते हैं बिटवीन स्टेट एंड यूनियन? होते हैं नहीं होते हैं? फाइनेंस रिलेशन, साथ में प्रॉपर्टीज के लिए कुछ लॉज हैं इंडिया में या नहीं है? बिल्कुल है ना? साथ में कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट माने होता है ठेका देना। सुना होगा आपने ठेका। ठेका किसके नाम पे दिया जाता है? अगर केंद्र सरकार को कोई ठेके पे काम कराना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे। और स्टेट गवर्नमेंट को कराना है तो किसके नाम पे? गवर्नर के नाम पे। तो ये लिखी कहां है ये चीजें? इसी पार्ट में। यानी पैसे से संबंधित ये पूरा पार्ट है। और अंतिम चीज है स्यूट्स। स्यूट्स किसे कहते हैं? कोर्ट केस को। कोर्ट केस सुना है आपने? केस सुना है? तो क्या सरकार पे केस किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्यूट्स। सरकार पे जो केस करेंगे उसे ही क्या कहते हैं हम? स्यूट्स। अच्छा, सरकार पे अगर केस करेंगे तो नाम क्या होगा सरकार का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट करेंगे तो स्टेट में नाम क्या होगा? यानी सबसे पहले नाम होगा स्टेट का और गवर्नमेंट लगा देंगे आप, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, है ना? हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। समझ रहे? तो इसमें जो आर्टिकल स्यूट्स वाला है वो भी इसी में हमें देखने को मिलता। समझ गए बात को? क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके बाद आता है आपका पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 किससे रिलेटेड है? ट्रेड। इसमें क्या क्या आ जाता है? ट्रेड आ जाता है। ट्रेड के अलावा आपका ट्रेड, कॉमर्स, तीन चीजें हैं इसमें, है ना? कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। आर्टिकल बोले तो 301 से लेके आ जाएगा आपका 307 तक। अब आप एक बात बताओ, क्या इंडिया में हम ट्रेड करने के लिए फ्रीडम है हमारे पास? कोई भी ट्रेड करने के लिए फ्रीडम है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? उसके क्या बनाने पड़ेंगे? उसके हमें कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाए। दूसरा है कॉमर्स। कॉमर्स समझते हो क्या होता है? जब हम पैसे का व्यापार करने लगे तो उसको क्या कहते हैं? कॉमर्स, वाणिज्य। जैसे हमने बैंक खोल ली तो बैंक में क्या करते हैं? हम पैसे का व्यापार करते हैं।
समझ रहे हैं? हमने कोई बीमा कंपनी खोल ली, ओपन की, तो हम किसका व्यापार कर रहे हैं? पैसे का व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ मनी। नहीं समझे बात को? समझ गए? और इंटरकोर्स भी यहाँ पे आपका राइट है। इंटरकोर्स क्या हुआ कि जैसे हमने अपनी दुकान कहाँ खोली है? दिल्ली में, और हम सामान कहाँ से मंगा रहे हैं? गुजरात से, राजस्थान से, यूपी से। तो हम क्या कर रहे हैं? दो स्टेट के बीच में हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो अगर दो स्टेट के बीच में हो रहा है तो इसका मतलब इसी को हम क्या नाम देते हैं? इंटरकोर्स। क्या ये सब करने के लिए फ्रीडम है आपके पास इंडिया में? ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स करने के लिए फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम आपका एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है। यानी आप पे पाबंदियां यानी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। समझ गए बात को? लाइसेंस चाहिए, और अगर आपने कोई इलीगल ट्रेड किया, इलीगल एक्टिविटी की, तो भी आपको रोका जा सकता है। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? पार्ट नंबर आता है अगला, कौन सा? 14। 14 की बात करेंगे तो इसमें क्या है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। राज्य व केंद्र सरकार के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। और ये आता है आपका 308 से लेके 323। तो इसी में आपका क्या आ जाएगा? यूपीएससी, और इसी में क्या आ जाएगा? स्टेट पीएससी। स्टेट पीसीएस होते हैं और आपका एक होता है यूपीएससी। दोनों की दोनों बॉडीज कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन्ड है? 315। क्या 315 इसी के अंदर आ रहा है? सिर्फ इसी से संबंधित नहीं है यूपीएससी और स्टेट पीएससी बॉडी बना दी हमने, और भी प्रोविजंस देख रहे हो आप, बहुत सारे हैं इसमें। समझ रहे हैं? तो दो तरह के प्रोविजन है इसमें। एक तो बॉडी से संबंधित है, जो बॉडी बनेगी, यानी जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी है उससे संबंधित प्रोविजन है। और दूसरा प्रोविजन किससे संबंधित है आपका? जो एम्प्लॉइज होंगे, जो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से आपके रिक्रूट किए जाएंगे। इसके बाद आ गया आपका पार्ट 14A। 14A बोले तो इसका नाम है आपका ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स यानी अधिकरण या प्राधिकरण, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है ट्राइब्यूनल्स का, ये हम बताते हैं आपको। 323A एंड 323B, दो तरह के ट्राइब्यूनल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे कि आपका जो है 3-4 महीने बाद पेपर होने वाला है ना? 5-6 महीने बाद, मान लो 8 महीने बाद पेपर होगा सीडीएस का, ठीक है? और भी बहुत सारे पेपर हैं बीच में। तो जो पेपर होगा आपका सीडीएस का, उसका सिलेबस एक डिफाइंड सिलेबस है। अभी नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें सारी चर्चाएं होंगी, इसकी होंगी नहीं होंगी? चलो वो थोड़ा सा लेट है, हम जल्दी वाले पेपर की बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपका पेपर होके खत्म हुआ है, सीडीएस का कंप्लीट हो गया है ना? मान लो पेपर होने से 10 दिन पहले यूपीएससी सिलेबस बदल दे, सिलेबस चेंज कर दे, तो क्या करोगे फिर? कोर्ट केस करोगे यूपीएससी पे? अगर कोर्ट केस यूपीएससी पे करोगे तो यूपीएससी का पूरा टाइम निकल जाएगा, और मतलब आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, और वो जो है केस फाइनल, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं, ऑलरेडी पड़े हुए हैं। नहीं समझ में आई बात? आई ना? ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे केसेस जो हैं आपके पड़े हुए हैं, तो आपका भी केस एकदम से फाइनल नहीं होगा, और जब तक फाइनल होगा तब तक आपकी एज निकल जाएगी। तो हमने क्या किया? लाइट कोर्ट्स, समझ रहे हैं? स्मॉल लेवल के कोर्ट्स बना दिए, जिनको हमने नाम क्या दिया? ट्राइब्यूनल्स। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल है। जैसे एक ट्राइब्यूनल है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब बताओ ये एनजीटी ट्राइब्यूनल जो है ये किससे संबंध रखेगा? रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट वाले सारे केसेस कौन रिजॉल्व करने वाला है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। पूछा जाता है एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई एनजीटी की? तो 2010 में, 2010 में हुई। और ये पार्ट 14A कौन से अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 1940 में। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। अब आर्म्ड फोर्सेस को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कौन से ट्राइब्यूनल में जाएंगे? आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। अगर कोई
व्यक्ति ट्रेन से मर जाता है, डेड हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो वो क्या क्लेम डालेगा? रेलवे पे क्लेम डालेगा, नहीं डालेगा? और रेलवे पे जब क्लेम डालेगा वो, तो क्या रेलवे उसको क्लेम देगी? बिल्कुल देगी। लेकिन अगर रेलवे क्लेम देने में समय लगा रही है, जैसे मान लो किसी का पैर ही कट गया और वो क्लेम डाला है, और उसे अगर क्लेम जल्दी नहीं मिलेगा तो उसका पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा अगर पैसे नहीं है उसके पास। तो उसके लिए भी हमने एक ट्राइब्यूनल बना रखा है जिसका नाम है रेलवे क्लेम्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। रेलवे क्लेम्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, RCAT। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही एक है कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये किसके लिए है? ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो बहुत सारे ट्राइब्यूनल हमने बना रखे हैं। एक ट्राइब्यूनल होते, दो तरह के ट्राइब्यूनल है इसमें, एक होते एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और एक होते सारे अदर ट्राइब्यूनल। और कितने आर्टिकल रख रखे हैं इसमें हमने? सिर्फ दो, 323A और 323B। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 14A। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट नंबर 15 की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? 15 इलेक्शंस, चुनाव। ये आपका स्टार्ट होता है 324 से लेके और कहां तक जाता है? 329 तक। यहां पे 324 आर्टिकल जो है इसी में एक्सप्लेन्ड है आपका क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, गिविंग डायरेक्शंस एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। ए भी है लेकिन वो अब हटा दिया गया है, 329 तक है। समझ गए? ओके, तो पार्ट 15 हमारा इलेक्शंस से रिलेटेड है। वहीं पे पार्ट 16 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल कहां से कहां तक आएगा? 330 से। ये 329 पे खत्म हुआ पार्ट 15 और ये कहां से शुरू हो जाएगा? 330 से लेके 342 तक। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि स्पेशल क्लासेस हैं क्या इंडिया में? तो इंडिया में सारी जनता, गवर्नमेंट ने कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रखी है? हाउ मेनी क्लासेस? 6 नहीं, 4 क्लासेस। जर्नल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। तो अब गवर्नमेंट के हिसाब से जर्नल को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम किस किस को है? ओबीसी, एससी, एसटी। ईडब्ल्यूएस एक सब क्लास है, प्रॉपर क्लास नहीं है। ऐसे तो आप कहोगे ओबीसी में भी क्रीमी लेयर है। ओबीसी में हमारे यहाँ तो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आते हैं, स्टेट में जनरल में आते हैं। हाँ, स्टेट ने भी कुछ निकाल रखे हैं जैसा। हाँ, सही कह रहे हो। तो पार्ट 16 में किसके लिए प्रोविजंस कर रखे हैं हमने? सर्टेन क्लासेस। और कौन सी क्लासेस के लिए कर रखे हैं? 3, एससी, एसटी और ओबीसी। कौन से आर्टिकल से शुरू होता है ये? 330 से लेके 342, 330 टू 342। अब इसमें पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इसमें पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 338, 338A, 338B। अब ये है क्या? ये तीनों के तीनों कमीशंस हैं। 338 किसका कमीशन है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338A किसका कमीशन है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और 338B है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC। तो ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तीनों आर्टिकल आपने याद रखने हैं। क्या ये तीनों आर्टिकल पार्ट नंबर 16 में आ रहे हैं? देखो बीच में ही आएंगे ना, बिल्कुल। ये आपने तीनों याद रखने हैं, 338, 338A, 338B। क्लियर बात है? NCSC, NCST और NCBC। क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? चल सकते हैं आगे। तो क्या स्पेशल प्रोविजन है सर्टेन क्लासेस के लिए से पार्ट 16 में? पार्ट 16 आपको समझ में आया क्यों डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन? चले अब आगे। अब बात कर लेते हैं
पार्ट नंबर 17 की। पार्ट 17 की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आती है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज तो कहने का मतलब है ये आपका शुरू होता है 343 से और कहां तक जाता है 351। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज, यानी इंडिया की सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज है? ऑफिशियल। ऑफिशियल लैंग्वेज बोले तो ऑफिस वर्क के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज। इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 343 आर्टिकल यही बोलता है। नहीं, वो जो 22 लैंग्वेजेस की बात जो कर रहे हो आप, शेड्यूल नंबर 8 की, इसमें जो लैंग्वेजेस आती है इनको बोलते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है वो, उनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हो गई हमारे पास? कितनी हो गई? 2। कौन कौन सी? हिंदी और कौन सा आर्टिकल बोलता है शेड्यूल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज की बात? 343। और हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है हमारे पास? क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसकी 2000 या 2500 साल से ज्यादा की हिस्ट्री हो। एक नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास। हाँ, हिंदी एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है हमारे पास, बहुत सारी क्लासिकल लैंग्वेज है। और कितनी सारी है ये पता करना चाहिए तुमको। अभी फिलहाल 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी और उसमें ऐड कर दी गई है 3 और क्लासिकल लैंग्वेज, तो कितनी हो गई? 9 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई। तो हर चीज अलग अलग है, याद रखना। तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, ये क्या है? हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़, है ना? हाँ भाई। अब ये सारी की सारी लैंग्वेज में अंतर समझे आप? ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होगी, शेड्यूल लैंग्वेज अलग होगी, क्लासिकल लैंग्वेज अलग होगी और नेशनल लैंग्वेज अलग होगी। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी। भारत की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो SC और ST की लैंग्वेज है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। वो कौन से शेड्यूल में दी गई है? 8। वो शेड्यूल में गिवन है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम? शेड्यूल लैंग्वेजेस। और क्लासिकल लैंग्वेज हमारी 9 हो चुकी है। मतलब नहीं समझे बात? क्लियर है? चल सकते हैं आगे? हाँ, कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो समझ गए बात को? इतना पार्ट 17 तक क्लियर हो गया। अब हमारे पार्ट कितने बचे हुए हैं बताओ? 5 और बचे हैं। यानी हमने आपको बताए तो 25 थे, 25, लेकिन अगर हमने 5 और कराए तो 22 ही होंगे। तो आपने ध्यान दिया, हमने आपको कितने पार्ट्स करा दिए हैं? 17 नहीं कराए हैं। 17 + 4 कर दो, 21 करा चुके हैं हम आपको, क्योंकि हमने आपको पार्ट 4A कराया, 9A कराया, 9B कराया, 14A कराया। तो 17 + 4 21 हो गए। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 18 पे, पार्ट 18 पे। लास्ट 22 है, इमरजेंसी प्रोविजंस। अच्छा, आपने 21 हो गए तो आपने सोचा एक और हो जाएगा, 22 हो जाएंगे, लेकिन हमने काउंटिंग में तो 25 बताया ना आपको। इमरजेंसी प्रोविजंस 352 आर्टिकल से शुरू होके कहां तक जाएंगे? 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 19 पे, और पार्ट नंबर 19 का नाम है मिसलेनियस। मिसलेनियस बोले तो मिक्सचर, जो कहीं फिट नहीं हुआ वो कहां रख दिया हमने? पार्ट 19 में कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? 361 से लेके 367 तक, है या नहीं है?
क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, पार्ट नंबर हमारा कौन सा है? 20, और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन से आर्टिकल से शुरू होते हैं? 368 से ले, सॉरी 368, सिर्फ एक ही आर्टिकल है इसमें, एक ही आर्टिकल का पूरा पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट में से आता है ये। फिर आता है पार्ट नंबर 21, और ये है आपका, काफी बड़ा सा नाम है इसका, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, आगे कुछ लिखा है? फॉर सर्टेन स्टेट्स नहीं लिखा है ना, लेकिन ये कुछ स्टेट्स के ही लिए है। 369 से शुरू होके ये देखने को मिलता है 392 तक जाते हैं। अब ये बड़ा ही रोचक है, देखो इसका मतलब समझाते हैं हम आपको। पहले तो ये कैसा है? टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, कुछ ट्रांजिशन पीरियड के लिए, इसलिए ट्रांजिशनल, और उसी के लिए और किसी के लिए नहीं है, इसलिए स्पेशल। जैसे कि जब भारत देश बन रहा था, तो भारत देश के अंदर जब भारत और पाकिस्तान दो देश बन रहे थे, तो हमारे जो पूरे ही संपूर्ण भारत में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वी हैव अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स, 565 रजवाड़े थे, और 565 रजवाड़े मिला के दो देश थे। इसमें से एक बन रहा है पाकिस्तान और दूसरा बन रहा है इंडिया। बन रहा नहीं बन रहा है? तो 565 रजवाड़ों में से 565 प्रिंसली स्टेट्स में से 13 आपके किसमें चले जाते हैं? पाकिस्तान में, और 552 कहाँ जाते हैं? इंडिया में। लेकिन इन रजवाड़ों को मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के लिए किसने ली थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए उनके बर्थडे को हम किस नाम से जानते हैं? एकता दिवस। और उनका जो स्टैच्यू है उसको भी क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। समझ गए बात को? अब यहीं पे हम देखेंगे कि भारत को एक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या बहुत सारे राजाओं को उन्होंने लालच दिया होगा? बिल्कुल दिया। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट माने गाजर, या तो गाजर दो, अगर कोई गाजर ले ले और मान जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे हाथ में क्या लेनी है? स्टिक। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। समझ गए बात को? किसने अपनाई थी? सरदार पटेल। क्लियर है? अब उन्होंने जो कैरेट्स दी थी, यानी जो लालच दिए थे, वो कौन से पार्ट में डाल दिए हमने? 21 में। और ऐसे प्रोविजन हमने क्या कर दिए? टेम्परेरी, कुछ समय पीरियड के लिए, यानी ट्रांजिशनल। और किसके लिए किए? सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने कुछ मांगा, इसलिए हमने क्या कर दिए? ये स्पेशल। जैसे आपने आर्टिकल 370 सुना है? 370 सुना था? बताओ किससे संबंधित था 370? जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या जम्मू एंड कश्मीर का ये स्पेशल प्रोविजन था? क्या ये टेम्परेरी था? क्या ये ट्रांजिशनल पीरियड के लिए था? अगर था तो क्या हटा दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। और क्या हटा दिया गया? 2019 में इसको हटा दिया गया। नॉर्थ ईस्ट वाली बहुत सारी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं। अब इस पे भी बात कर लेते हैं। जब 370 हटा था तो ऐसा माना जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट वाले भी बहुत से लोग बोल रहे थे अब तो सारे स्पेशल प्रोविजन सारी स्टेट से हटा दिए जाएंगे। लेकिन एक बात समझो, दिल्ली और कोई भी एक स्टेट आप कंपेयर कर लो, दिल्ली कर लो और मेघालय कर लो, मिजोरम कर लो, नागालैंड कर लो, दोनों इक्वली डेवलप्ड नहीं। नागालैंड और दिल्ली कर लेते हैं हम, दिल्ली। तो दिल्ली एंड नागालैंड वो था इक्वली डेवलप्ड? तो आंसर होगा नो। अगर इक्वली डेवलप्ड नहीं है तो अगर सेंटर डेवलपमेंट के पैसे दे तो नागालैंड को ज्यादा दे या दिल्ली को ज्यादा दे या दोनों को इक्वल दे? नागालैंड को पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन दिल्ली को पैसे ज्यादा नहीं मिलने चाहिए एज कंपेयर टू नागालैंड डेवलपमेंट के लिए। सही बात है? होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
लेकिन अगर नागालैंड दिल्ली के इक्वल डेवलप हो जाए तो क्या फिर पैसे फिर भी ज्यादा देने चाहिए? फिर नहीं देने चाहिए। तो क्या ऐसे जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो रिलीवेंट है स्पेशल प्रोविजन, क्या आर्टिकल 20 पार्ट 21 में डाल सकते हैं हम? नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हुई ये बात? नहीं हुई? देखो, पहले के स्पेशल प्रोविजंस अलग टाइप के थे, अब के स्पेशल प्रोविजन अलग टाइप के हैं। अब पहले भी ट्रांजिशनल फेज वाले ही थे। ट्रांजिशन माने होता है संक्रमणकालीन। संक्रमण क्या होता है? संक्रमण होता है वायरस या बैक्टीरिया से लगी हुई बीमारी। तो जब तक वो डिसीज चलेगी तब तक ये प्रोविजन वर्क करेगा, बाकी हटा दिया जाएगा। इस पार्ट का रिलीवेंस आज भी है, क्योंकि आज भी हम इसमें क्या करते हैं, राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन डाल देते हैं। नहीं समझ आई बात? आ गई ना? रिलीवेंसी तो आज भी है, लेकिन पहले रिलीवेंसी अलग काइंड की थी, आज रिलीवेंसी अलग काइंड की। नहीं समझ आई बात? आ गई ना? क्लियर हो गया? तो ये भी समझ में आ गया। 370 क्या इसी में आएगा? देखो 369 से 390 370 आएगा। क्या हटा दिया हमने? हटा दिया ना। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो कैसा प्रोविजन था? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल। पार्ट 10 में या 21 में? देखो बात ये है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं इनके लिए हमने, देखो अलग अलग तरह के शेड्यूल्ड एरिया हैं। जैसे हमने कुछ स्पेशल शेड्यूल्ड एरिया बना रखे हैं जिसमें हमने ऑटोनोमस काउंसिल्स दे रखे हैं। वो जो आप नाम बोल रहे हो ना, वो शेड्यूल 6 में आते हैं, ऐसे स्टेट्स हैं। तो इसमें देखो कुछ शेड्यूल्ड एरिया आज भी इतने ज्यादा शेड्यूल्ड हैं कि उनको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस देनी पड़ती है, उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम देनी पड़ती है खुद काम करने के लिए। बाकी कुछ शेड्यूल्ड एरिया ऐसे हैं जिनमें फ्रीडम कम देनी पड़ रही है। जो आपने स्टेट्स बोले उनमें कुछ ऐसे पैकेट्स हैं जिनमें हमें फ्रीडम क्या देनी पड़ रही है, ज्यादा। तो इनमें हम बनाते हैं एक बॉडी जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस काउंसिल। ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे, होते हैं, लेकिन ये गवर्न नहीं होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से। गवर्नर सीधा इनको गवर्न करता है और प्रेसिडेंट को गवर्नर रिपोर्ट करता है। नहीं समझे बात को? क्लियर हो गया एकदम? चले आगे। ओके, अब आता है पार्ट नंबर आपका 20। पार्ट नंबर 22 की बात करेंगे। शॉर्ट टाइटल, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, हाँ, एंड तीसरा है आपका कमेंसमेंट। अच्छा हाँ, रिपील भी है, ओके, एंड रिपील्स। क्लियर? सब बताएंगे, एक एक करके सब बताएंगे। ये जितना बड़ा दिख रहा है आर्टिकल उतना बड़ा काम नहीं है इसका। तो आपने देखा आज भी अंतिम आर्टिकल 395 ही है और अंतिम पार्ट 22 ही है। तो इसमें जरा 4 वर्ड हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा? यही लिखा है शॉर्ट टाइटल। क्या है नाम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारत का संविधान। समझ रहे हैं? अगला, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, यानी सबसे पहले संविधान किस भाषा में बनाया गया था, यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इंग्लिश में। प्रेम बिहारी रायजादा इज द पर्सन जिन्होंने अपने हाथों से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। उस इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को किसमें ट्रांसलेट भी करना है? हिंदी में। यही है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। अगला है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट प्रारंभ, है ना? कमेंसमेंट की बात करेंगे तो संविधान बन कब गया था? 26 नवंबर 1940। और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। लेकिन इस तारीख को भी कुछ आर्टिकल्स भारत में इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, सम सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स। एंड ये आर्टिकल्स थे सिर्फ और सिर्फ कितने आर्टिकल्स? 16 आर्टिकल्स। और इसी को बोला गया क्या? कमेंसमेंट।
समझ रहे हैं बात को? अगला है रिपील्स। रिपील माने होता है हटाना। कोई लॉ इंप्लीमेंटेड है इंडिया में, उसको अगर हटा दें इंडिया से, उसकी जो इनेक्टमेंट है उसको खत्म कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिपील्स। तो जो जब संविधान आया तो अंग्रेजों द्वारा लाए गए सारे कानून क्या कर दिए गए? रिपील कर दिए गए। इसका यही मतलब है। जैसे अंग्रेजों द्वारा कौन सा कानून लाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। चार्टर एक्ट तो बहुत पहले आए थे, लेकिन ये नए थे एकदम। बहुत सी चीजें, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम क्या बोलते हैं? ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निर्माण का मैग्ना कार्टा अगर आपसे बोला जाएगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नया पार्ट शुरू करते हैं मतलब नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, यूनियन। हाँ, पहले हम आपको बता देते हैं कौन से पार्ट हमको पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे तो आईएएस नहीं पढ़ते, सीएससी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। वैसे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे सीएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देखिएगा आपको, है ना। और एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, है ना। एकदम कुछ ऐसा नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं, समझ रहे हो? सब कुछ बताते चल रहे हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर इन्फो दिमाग में पहुंचे। पेज भी ठीक है ना? हाँ, हमने जो टारगेट किया है दिसंबर तक, वो कंप्लीट करना ही करना है। बाकी दिवाली बीच में कुछ छुट्टियां रहेंगी, उनको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब हमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं, जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, 3, 4, 4A, 5, 6, 18, 20, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। 3, 4, 4A, 5, 6, 18। इसके अलावा 1, 2, 9, 9A, 15, 17, ये सब कैटेगरी में डाल सकते हो आप इनको। देखो, आने के लिए कहीं से आ सकता है। यस, पहले ऊपर वाले टारगेट करेंगे। इसमें भी हम पार्ट 5 सबसे पहले टारगेट करेंगे। ठीक है, चल सकते हैं हम आगे। समझ आ रहा है? नया टॉपिक शुरू हो रहा है, आज से आना चाहिए। अच्छा, उसका लेकिन वो भी चुप। चलें, रंजीत को आना चाहिए था आज, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। रंजीत सागर डैम कौन सी नदी पे है? इसका नाम थीन डैम भी है, और ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश। झेलम सिर्फ जम्मू कश्मीर से सीधी चली जाती है नीचे, रावी पे है, रावी। चलिए, तो पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 का नाम है यूनियन या फिर द यूनियन। ठीक है, आर्टिकल आपका 52 से लेके 151 देखने को मिलता है। तो हमें इसमें किस किस चीज को पढ़ना है? हमें इसमें टारगेट करना है, सबसे पहले तो आएगा कौन सा पिलर? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव 52 आर्टिकल से लेके 79 आर्टिकल तक देखने को मिलेगा। दूसरा है लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी, सॉरी, ये 78 तक करेंगे हम उसको, क्योंकि 79 से ये शुरू हो जाएगी, और ये जाएगी आपकी 123 तक। और फिर आएगा तीसरा पिलर, दैट इज जुडिशरी। ये आएगा आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। और इसके बाद एक
व्यक्ति विशेष रह जाएगा जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म बोले तो कैग, है ना। ये 148 आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल तक देखने को मिलेगा, ठीक है। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हो गया हमारा पूरा पार्ट 5। हो गया या नहीं हो गया? हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल की बात करें तो कहां से कहां तक है? 52 से लेके 62 तक, 62 तक आ जाएगा, है ना। 62 भी प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है लगभग। एक्चुअली में वो प्रेसिडेंट और हाँ प्रेसिडेंट से ही संबंधित है। 61 तक मेजर है, लेकिन 62 भी इसी में आ जाता है ना। वहीं पे अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा 63 से लेके और कहां तक जाएगा? 70 तक। अब 71 आर्टिकल, 72 आर्टिकल, ये दोनों के दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से रिलेटेड है। 71 दोनों से रिलेटेड है और 72 सिर्फ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। फिर आता है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपका शुरू हो जाता है किससे? 74 से और कहां तक जाता है? 78 तक। और इसी में एक और ऑफिसर आता है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है। 73 आर्टिकल बचता है, वो है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कहां कहां लग सकती है। समझ आया बाइफर्गेशन एग्जीक्यूटिव का? क्लियर हो गया। अब आएगा लेजिस्लेचर। हमने एक दो टीचर को भी देखा है कि हमारे जो लेक्चर्स नहीं थे वो वाले जो आपने निकाले थे, उनसे कॉपी करते हुए नहीं, एक पढ़ाए थे हम, तो उसके लेक्चर्स निकाल लिए फिर, हाँ उस पे, हाँ इनको ही देखे थे हम। नहीं, नॉलेज में क्या कॉपीराइट, हम देखे थे एक टीचर को, मतलब वो जो हमारा वे है, हमारा जो वे है वो सेम था क्योंकि हमारे वे से कोई पढ़ाता ही नहीं है। अगर तुम पढ़ाओगे तो हम तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि हम तो बहुत दिन से पढ़ाते आ रहे हैं वैसे ही दिखाएंगे तुमको, मिलेगा, हम क्लिप भी देंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? क्लियर हो गया? ये कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो इस तरह हमें पूरे ही पार्ट को हमें जो है आपका टारगेट करना है। जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी में पूरा का पूरा कौन आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? 124 और एंड होता है 147। बाकी कैग आ जाता है, एक ऑफिसर है ये, ठीक है। 148 आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल, ऊपर आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आ जाएगा। लेजिस्लेचर में पूरा पार्लियामेंट आ जाएगा। दोनों हाउसेज डिस्कस करेंगे इसमें, हाउसेज में बैठने वाले एमपीज डिस्कस करेंगे, हाउसेज में बैठने वाले ऑफिसर्स डिस्कस करेंगे। ऑफिसर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं एक हाउस में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैसे होता है? लेजिस्लेटिव प्रोसेस बोले तो बिल कैसे आता है, बिल एक्ट कैसे बनेगा, है ना, ये उसके बीच का सारा कहानी, बिल कितने प्रकार का होता है ना। चलें आगे, क्लियर हो गया? अब हमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव यहां पे रखना है और बाकी सब हटा देना है, क्योंकि सबसे पहले टारगेट मेरा एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव में भी सबसे पहले टारगेट कौन है हमारा? प्रेसिडेंट। सबसे पहले टारगेट है हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट बोले तो आर्टिकल 52 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 62 तक। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में क्या करना है? सारे आर्टिकल लिख लेने हैं हमारे साथ, है ना। लिखते हैं हम? ठीक है, चलिए हम लिखते जाते हैं। फिर
52 बोले तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एंड हु इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? नहीं, 52 में है ही नहीं है। जितनी बात बोली उतनी है 52 में, तो 53 में है, 53 में है वो, गलत है वो। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका क्या मतलब है कि हमको हमेशा कितने राष्ट्रपति रखने ही पड़ेंगे, और दो भी नहीं हो सकते, और ऐसा भी नहीं हो सकता जीरो हो जाए। अगर जीरो हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम वैकेंसी नहीं हो सकती। वैकेंसी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता हमारे यहाँ। पॉलिटिकल वैक्यूम बोले तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, प्रेसिडेंट की पोस्ट, गवर्नर की पोस्ट, ये पोस्टें ऐसी हैं जिनको वैक्यूम हम नहीं कर सकते। अगर किया तो फिर मान लो रशिया के प्रेसिडेंट का फोन आ रहा है, कौन बात करेगा उससे? प्राइम मिनिस्टर को हमने खाली कर दिया, है नहीं प्राइम मिनिस्टर। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक वो आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं रख सकते। इसलिए 52 आर्टिकल में सीधा एक्सप्लेन किया गया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। शैल लगा है, मे लगा होता, दो वर्ड यूज हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, मे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और शैल में हो गई। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में शैल और मे दो वर्ड यूज किए गए हैं अलग। दूसरा है इसी में आधा ही लिख देते हैं हम, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारत का प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन होगा। यानी भारत में अगर नागरिकों की लाइन लगेगी तो सबसे पहले आगे कौन खड़ा होगा? प्रेसिडेंट। नहीं समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। तो आर्टिकल 52 में कितनी बातें बोली गई हैं? सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा और कोई बात आर्टिकल 52 में नहीं बोली गई है। क्लियर हो गई बात? समझ रहे हैं? तो बुक में अगर दिया है तो उसे सही कर लो आप। 53 आर्टिकल, 53 आर्टिकल में दो चीजें, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट शुड बी हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। और वहीं पे हाँ दूसरी चीज क्या दी है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गया? यानी दो चीजें 53 आर्टिकल में आपकी एक्सप्लेन की गई हैं। एक तो प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का क्या होगा? हेड होगा। और दूसरा आर्म्ड फोर्सेस का क्या होगा? सुप्रीम कमांडर। आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होने के लिए इसके पीछे क्या रीजन है या क्या मतलब है इसका? वॉर हो कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट। पीस हो कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट। सारे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। सारे सीडीएस कोई भी सारे चीफ्स को अपॉइंट ही प्रेसिडेंट करेगा और कोई नहीं कर सकता। तुम चीफ बनोगे? नहीं 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 नहीं, जो छोटी पोस्ट है उनको नहीं, जो अपॉइंटमेंट है। आई मीन फील्ड मार्शल इन द सेंस कि वो सीडीएस से तो छोटी पोस्ट है ना काफी। हाँ, उसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। दो फील्ड मार्शल महिलाएं थी। अच्छा, माने करियप्पा, हाँ सैम मानेकशॉ, हाँ वही थे सैम मानेकशॉ, करियप्पा। अच्छा, दो हैं अलग अलग ये। हाँ करियप्पा, अच्छा करियप्पा मानेकशॉ नहीं है? अच्छा अच्छा, हम तो कंफ्यूजन में थे। मानेकशॉ द्वार है कानपुर में, सैम मानेकशॉ द्वार दिल्ली कैंट में भी है। हाँ
मूवी तो नहीं है, सेम हमारे साथ। हाँ, मूवी बनी हुई है। समझ गए इतनी बात को? तो 53 दो बातें बोलता है, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नहीं क्लियर हुई बात? 52 आर्टिकल समझ आ गया, 53 आर्टिकल समझ आ गया। लेकिन अब हमें एक और चीज समझानी है, आखिर ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है क्या? ठीक है, तो अब आपका काम है कि आर्टिकल में सारे लिख दूं या फिर पहले मैं यही समझाऊं? समझा दें या सारे लिखने हैं? लिखने हैं तो लिखते जाओ, हम बोलते जा रहे हैं, क्योंकि वो हम लिखेंगे नहीं वो आपको लिखने हैं और वही हम एक्सप्लेन करेंगे सारे अब आपको बाद में, इससे बाद में। 54 लिखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत कुछ समझाना है हमको इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 लिखेंगे आप, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 लिखेंगे आप, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, TERM, टर्म, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। (57) एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। 58 क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 59 कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 59 कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 ओथ बाई प्रेसिडेंट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। विल डिस्कस इट, आर्टिकल 60 में डिस्कस करेंगे। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सबसे, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मुश्किल था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 62 टाइम होल्ड टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। 6 months टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब हमें जो पढ़ना है वो सेक्शन ये पढ़ना है, हमें आर्टिकल 53 कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेन करना था आपको, और इसमें हमें एक बात बतानी है कि आखिर यूनियन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो हमें सबसे पहले इसमें एक चीज निकालनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में आखिर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये समझना है। और ये समझने के बाद हमारी जो पॉलिटी इन डेप्थ जो नॉलेज होगी वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। और इसी में हम समझेंगे आखिर गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, गवर्नमेंट बनती कैसे है। और देखना इस ट्रिक को भी बहुत सारे टीचर्स कॉपी पेस्ट करेंगे अब देखते हैं, समझते हैं हम जरा। जैसे नहीं बोल सकते कौन है, लेकिन हाँ करेंगे, देखने को मिलेगा आपको। अब देखो पार्लियामेंट, अच्छा हम बात करें अगर हमारे इंडिया में कितनी पार्लियामेंट है, सिर्फ एक पार्लियामेंट है, ठीक है, दिल्ली में देखने को मिलती है हमें। पार्लियामेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका आता है कौन, प्रेसिडेंट, उससे नीचे राज्य सभा, देन वी हैव लोक सभा, ठीक है। ये दोनों सभाएं हैं, काउंसिल्स हैं। तो इसमें काफी सारे पीपल होंगे। तो राज्यसभा में देयर आर 245 पीपल्स और लोकसभा में कितने लोग हैं, 543। राज्यसभा को और क्या बोलते हैं हम, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स। राज्यसभा के सारे मेंबर्स कैसे इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इनके। वहीं पे लोकसभा के सारे मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट।
लोकसभा के क्या होते हैं? इलेक्शन। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं? तो लोकसभा का इलेक्शन कितने टाइम बाद होता है? 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर्स। अभी हाल फिलहाल कब हुआ था? 2024 में। अब कब होगा? 2029 में। लोकसभा के जो 543 मेंबर्स हैं, इन्हीं पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं? इन्हीं पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो पूरे इंडिया से लोकसभा की कितनी सीटों पे इलेक्शन होते हैं? 543। अच्छा, जो ये इलेक्शंस 543 सीट्स पे होते हैं, क्या ये एक ही पार्टी के 543 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं या अदर पार्टीज के? अलग अलग पार्टीज के। एक पार्टीज के हो सकते हैं या नहीं हो सकते? एक पार्टी हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत नामुमकिन जैसी चीज है कि हर जगह पे एक ही पार्टी का वर्चस्व हो, दूसरी पार्टी वहां पे दिखेगी ना, ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम मान लेते हैं 3 पार्टी, एक्स, वाई और जेड। तो कुल पार्टीज कितनी है? 543। मान लो एक्स पार्टी सीट लेके आती है, या एक्स पार्टी के एमपी लोकसभा कितने मेंबर्स जीत के आते हैं? 200। बाई पार्टी के जीत के आते हैं 193। कितने हो गए? 393। तो बचे आपके 150, 150 ही बचे, 150 बचे, हो गया 543। तो अब बताओ कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है? देखो, सरकार बनती लोकसभा से ही है, मेजोरिटी पास होती है लोकसभा से। तो बताओ कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? एक्स, वाई या जेड? एक्स। लेकिन ऐसा है ही नहीं, कोई पार्टी सरकार यहां पे नहीं बना पाई, क्योंकि लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 ये कहलाती है मेजॉरिटी। 51% नहीं बोलेंगे इसको हम, याद रखिए, नहीं तो हम सीधा 51% लिख देते हैं। टोटल 50% हुआ आपका 272, या 1 ले लो, 271 ले लो, और प्लस 1 मेंबर, दैट मीन्स 272। यानी यदि आपको सरकार बनानी है तो आपके पास कितने सांसद होने चाहिए? 272। क्या किसी के पास 272 है? इसको कहते हैं 272 को क्या कहते हैं? मेजॉरिटी, बहुमत। नहीं समझ में आई बात? आ गई? किसी के पास 272 नहीं है, तो अब सरकार कैसे बनेगी? अब सरकार बनेगी गठबंधन से, जिसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोई भी 2 पार्टी एक साथ आ जाएंगी, एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ, जेड एक्स के साथ, किसी के साथ कोई हो जाएगा और पार्टी सरकार बना देगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। क्या अभी कोलिशन गवर्नमेंट है? बिल्कुल कोलिशन गवर्नमेंट है। बीजेपी के पास आपकी फुल बहुमत की सीटें नहीं है। चंद्रबाबू नायडू आपके आंध्र प्रदेश से और बिहार से आपके नीतीश कुमार जो सपोर्ट कर रहे हैं, तभी सरकार आपकी बनी हुई। अगर इन्होंने कभी भी सपोर्ट अपना खींच लिया तो सरकार गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी गवर्नमेंट। समझ गए बात को? तो गवर्नमेंट कैसे बनती है ये समझ में आया? नहीं, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी। एक्चुअली में फिर टाइम दिया जाएगा लोकसभा के मेंबर्स को कि भाई कोई आ रहा है क्या। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट तय करेगा लोकसभा में मेजोरिटी वाली पार्टी की गवर्नमेंट है या नहीं है। और प्रेसिडेंट, अगर मान लो लोकसभा ये सरकार भंग हो गई, सरकार गिर गई, तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट तुरंत बोलेगा लोकसभा के मेंबर्स को, भाई किसी के पास मेजोरिटी है, प्रूव करो। और अगर मेजोरिटी किसी ने प्रूव नहीं कर पाई तब लोकसभा भंग होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पहले ही भंग हो गया। मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो एक्स और वाई की सरकार बन गई, वाई ने कुछ कंडीशन रख दी, हमारे इतने मिनिस्टर्स होने चाहिए सरकार के अंदर, ये होना चाहिए, हमें ये वाला डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, ये सब डिस्कशन हो गया। एक्स और वाई ने मिलकर क्या बना ली? गवर्नमेंट बना ली। अब ये गवर्नमेंट तो 2 साल तक तो रन करती रही, और 2 साल के बाद गवर्नमेंट गिर जाती। गवर्नमेंट गिर कैसे जाती है? गवर्नमेंट गिर ऐसे जाती है कि वाई अपना सपोर्ट खींच लेता है, तो सिर्फ एक्स सरकार को बना नहीं सकता। क्लियर बात हो गई? नहीं समझ में आई बात? आगे ना, अब अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट खींच लिया तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ये क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा।
सारा का सारा गिर जाएगा, यानी सरकार गिर गई। इसी को कहते हैं सरकार का गिरना। लेकिन अच्छा, अगर मिनिस्टर गिरा है, सरकार गिरी है, तो इसका मतलब है कि लोकसभा में एमपीज की मेंबरशिप खत्म हो गई? इसका उत्तर ये बिल्कुल भी, यानी जितने एमपी हैं सब एमपी हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एमपी नहीं है। सरकार गिरने से इसका तात्पर्य ये नहीं होता लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन चलेगी, बिल्कुल नहीं, मतलब मेंबरशिप चलेगी, बिल्कुल नहीं। समझे बात को? यानी मेंबर तो रहेंगे, अब प्रेसिडेंट इनको फिर से ऑप्शन देगा, इनवाइट करेगा, कौन मेजोरिटी प्रूव कर सकता है। यदि लोकसभा का कोई मेंबर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, अच्छा, इस इस कालखंड में, यानी इस पीरियड में, जैसे मान लेते हैं मई में सरकार गिर गई और जून तक टाइम दिया है प्रेसिडेंट ने, मेनली 1 महीने का टाइम देते हैं, तो 1 महीने में कौन गवर्नमेंट चलाएगा? तो वैक्यूम तो रहेगा नहीं, हमने बताया था पॉलिटिकल वैक्यूम अलाउड ही नहीं है, पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो इस समय आपकी जो है इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाएगी, टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी जाएगी। अब वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा वही बन जाएगा। और फिर जून तक आपको क्या प्रूव करना है? मेजॉरिटी। अगर नहीं प्रूव कर पाई तो फिर ये तो सरकार गिरेगी, अब सभी लोकसभा के मेंबर्स की मेंबरशिप भी खत्म। अब चुनाव दोबारा होंगे, इलेक्शंस दोबारा होंगे, री इलेक्शंस होंगे, सबके सारे मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म, हर सीट पे नया इलेक्शन होगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? क्लियर है? तो लोकसभा के मेंबर की मेंबरशिप खत्म होना और मिनिस्टर की मेंबरशिप एज अ मिनिस्टर खत्म होना दोनों ही अलग चीजें हैं। मिनिस्टर नीचे आना इज सरकार गिरना, लोकसभा की मेंबरशिप जाना इज डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, ये डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया? अब एक बात समझे हम जरा, डिफरेंस क्लियर है आपको तो समझो जरा। एक्स और वाई ने मिलकर सरकार बनाई, कितने दिन चली? 2 साल चली। वाई ने 2 साल बाद अपना सपोर्ट हटा लिया। सपोर्ट हटाया तो क्या एक्स सरकार आगे सर्वाइव कर पाएगी? नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट गिर गई। अगर गवर्नमेंट गिर गई तो यही ऑप्शन होगा फिर। समझ गए बात को? क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब यहां पे हमें एक चीज समझनी है, वो क्या है? वो है कि हम एक्स की गवर्नमेंट पूरी बना देते हैं, अब मतलब बहुमत दे देते हैं एक्स को। एक्स को हमने बहुमत दे दिया, यानी कितनी सीटें कर दी एक्स की? 300। वाई की कितनी कर दी? 93। तो किसका बहुमत हो गया? मेजोरिटी किसकी हो गई? एक्स की। तो क्या एक्स अपनी गवर्नमेंट बना लेगा? लेकिन जब मान लो ये नया नया इलेक्शन हुआ है और एक्स पे कितनी सीट्स आ गई? 300। वाई पे कितनी सीट है? 93। तो एक्स पे 300 जो सीट्स हैं उसकी एक लिस्ट बना के एक्स पार्टी, एक्स जो पार्टी है वो लिस्ट बना के किसको देगी जाके? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट देखेगा कि इनके पास मेजोरिटी में सीट्स हैं। फिर प्रेसिडेंट एक्स पार्टी से कहेगा कि आप ऐसा करो, अपना एक लीडर चूज करो। अब जो भी लीडर चूज करेगी एक्स पार्टी, उसको प्रेसिडेंट किसकी ओथ दिला देगा? प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम की। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? किसकी ओथ दिला देगा? पीएम की, प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पे क्वेश्चन सबसे पहले हमारा यह है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? सिर्फ एक क्वालिफिकेशन, आपको क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ या मेंबर ऑफ, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी क्या होने चाहिए आप? इसमें बैठने वाले दोनों ही लोगों को क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी। हिंदी में बोलते हैं सांसद। समझ गए बात को? नहीं समझे? तो प्राइम मिनिस्टर यानी मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एमपी। यानी एमपी ही क्या बनेगा? मिनिस्टर। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, एमपी सारे के सारे कैसे थे? इलेक्टेड। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कैसा है? अपॉइंटेड। तो ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट, इज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड और इलेक्टेड? अपॉइंटेड। एमपी बना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे वो इलेक्ट नहीं हुआ है, अपॉइंट हुआ है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले पूरी गवर्नमेंट को रन कर सकता है? नहीं करेगा। तो ये अपनी एक टीम तैयार करेगा जिसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ, जिसको हम क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बोर्ड में ना है।
जिसको हम क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सही सही आ रहा है तब ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किसको हेड करेगा भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होगा, अब पीएम तय करेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर आ जाएंगे किसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, क्योंकि पीएम अकेले तो गवर्नमेंट को रन कर नहीं सकता। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बनने के लिए ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। और मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, एमपी। हर एमपी क्या बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता, नहीं बन सकता है। अगर हर एमपी मिनिस्टर बन सकता है तो क्या वाई पार्टी का भी एमपी मिनिस्टर बन सकता है, बताओ आप बताओ। बिल्कुल बन सकता है। यानी अपोजिशन का एमपी मिनिस्टर बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, एमपी होना। लेकिन ऐसा सरकार होने, यानी जो ये व्यक्ति पीएम बना है वो क्यों कहेगा कि हम दूसरी पार्टी के व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना है, नहीं बना सकता ना वो। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए क्या। ऐसा आज तक हुआ है कि अपोजिशन पार्टी का कोई मिनिस्टर बना हो, सिर्फ एक बार। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है इंदिरा गांधी ने फॉरेन मिनिस्टर बनाया था, विदेश मंत्री बनाया था। एक ही एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मिलता है बस। सही बात, समझ गए बात को, क्लियर हो गया। तो पीएम पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करता है, हेड करता है, हेडेड बाई पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। नहीं समझे बात को, नहीं प्रेसिडेंट हमने नॉमिनेटेड बताया, नहीं प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। हाँ बताओ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। नहीं समझ में आई बात, क्लियर आ गई। और हाँ डीजोर वो बताएंगे हम आपको। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, सरकार है या नहीं है, गवर्नमेंट है नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल है। तो ये सारे के सारे क्या है, मिनिस्टर्स। क्या ये एमपी भी हैं, बिल्कुल है। यानी बिना एमपी हुए मिनिस्टर बन, सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल। यानी एमपी ही क्वालिफिकेशन है मिनिस्टर बनने की। तो पीएम क्या जरूरी है लोकसभा से हो या राज्यसभा से भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो बताओ भाई। इज पीएम ओनली फ्रॉम लोकसभा और इट कैन बी फ्रॉम बोथ राज्यसभा, फ्रॉम बोथ। हमारे ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से हुए हैं, इंदिरा गांधी, एचडी देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह। समझ रहे हो। तो कितने प्राइम मिनिस्टर हमारे हुए हैं, 3 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो कहां से थे, राज्यसभा से। दोनों मेंबर्स होते हैं, दोनों बन सकते हैं। अच्छा ये भी अच्छा स्टेटमेंट है, क्या नॉमिनेटेड एमपी मिनिस्टर बन सकता है, यस। मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन ही है एमपी, चाहे कैसे भी बने हो। 12, हाँ वो भी यस। पीएम है क्या, सभी मिनिस्टर्स का प्राइम, सभी मंत्रियों का प्रधान, प्रधानमंत्री, सभी मिनिस्टर्स का प्राइम, इसलिए प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। नहीं समझे बात को, समझ गए, कोई डाउट है, हाँ बोलो पीयूष। अच्छा बताओ। हाँ प्राइम मिनिस्टर नाम की पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो है लेकिन उसकी ऑफिस नहीं है, वर्किंग ऑफिस नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है पीएम। बोलो 74 आर्टिकल दिखाएंगे हम आपको। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होता है वो तो अलग चीज है, वो तो पॉलिटिकल। हाँ ये पूरा टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव ही है, ये पूरा अगर एग्जीक्यूटिव बना तो टेम्परेरी हुआ ये, क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन। यस पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा हुआ है 74 में। तो क्या पीएम की एक पोस्ट नहीं डिजाइन की उसने,
प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इसको खत्म कर सकता है। इसको खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, बिल लाना पड़ेगा, जिसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो कहाँ पास होगा? दोनों हाउस में। करे या ना करे वो तो अलग बात है, वो तो समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदला जा सकता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट या ऑर्गेनिक बुक। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? तो क्या अगर हमने इसमें बदल दिया और सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दी, तो क्या ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से विश्वासघात हो जाएगा? तो किंग बन जाएगा। तो हमने क्या किया है? हमने इसको कहाँ रख दिया? बेसिक स्ट्रक्चर में। हमने कहा ऐसी चीजें बदल ही नहीं सकते। नहीं, वहां तो व्यवस्था पहले से ही ऐसी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, रशिया में भी और यूएसए में भी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और कैबिनेट गवर्नमेंट में जो मैन पावर हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैन पावर हेड होता है प्रेसिडेंट। दो तरह की गवर्नमेंट होती है। नहीं, हमेशा से हाँ ठीक है। Why you want to take names? Why you want me to take names? चलो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ये सारे के सारे मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं। इसको ही नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव। और ये एग्जीक्यूटिव किसका है? यूनियन का या स्टेट का? यूनियन का एग्जीक्यूटिव है। ये किसका एग्जीक्यूटिव है? यूनियन का एग्जीक्यूटिव है। और इस एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करता है? कौन सा आर्टिकल था? 53। वही तो समझा रहे थे। तो एग्जीक्यूटिव समझ में आया आपको? अब लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है यार? लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग। बताया था कल हमने आपको, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉ मेकिंग। किया था नहीं किया था? अगर लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर है तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में, इफ यू वांट टू गो यू कैन। कोई फील वैसे नहीं करना, जाना है ठीक है। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाता है। अच्छा, लेजिस्लेचर अगर लॉ मेकिंग बॉडी है तो वो सारे लोग लेजिस्लेचर में आएंगे जो लॉ मेकिंग में पार्ट प्ले करते हैं। अब लॉ बनता कैसे है? या तो लोकसभा का या राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति एक डॉक्यूमेंट बना के लाएगा और इस डॉक्यूमेंट पे एक लॉ लिख के लाएगा। ये अच्छा है, बुरा है, पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले उसके प्रोस कॉन्स ये सब बताएगा, वो जरूरत क्या है ये बताएगा, लॉ क्या है ये बताएगा। और ये सब जब लिख के लाएगा तो इस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे हम? बिल। क्या कहेंगे इसको? बिल। और ये बिल लोकसभा का मेंबर बना के लाया तो कहाँ प्रेजेंट होगा? राज्यसभा का लाया तो राज्यसभा में। इस हाउस में पहले आया तो इस हाउस में जाएगा पास होने, इस हाउस में पहले आया तो इस हाउस में पास होने जाएगा। दोनों हाउस से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट साइन करेगा तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। एक्ट अगर इंडिया में लागू कर दिया तो लॉ बन जाएगा, है ना। बिल से ही बनता है एक्ट, एक्ट से ही बनता है लॉ। लागू हो जाए तो इम्प्लीमेंट हो जाए। समझ है बात को? तो लॉ मेकिंग में क्या सारे एमपीज मिलके पार्ट प्ले कर रहे हैं? है ना। तो क्या सारे एमपीज लेजिस्लेचर का पार्ट है? तो यहां पे आप ध्यान से देखो, एमपी ही क्या होते हैं? मिनिस्टर्स। कुछ एमपी क्या होते हैं? मिनिस्टर्स। लेकिन सारे के सारे, यानी वो जो एमपी मिनिस्टर्स हैं वो किसका पार्ट है? लेकिन सारे के सारे एमपी किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर। यानी कहने का मतलब है, क्या लेजिस्लेचर में ही एग्जीक्यूटिव मिक्स्ड अप है? इंडिया में बिल्कुल मिक्स्ड अप है। लेकिन ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है और जुडिशरी अलग है। इंडिया में भी जुडिशरी अलग है, लेकिन इंडिया में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिक्स्ड अप है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रही हैं? तो अब क्वेश्चन हम पूछ ले फिर आपसे, बताओ ये बताओ कि ऑल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बट
ऑल लेजिस्लेटिव मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है। सेकंड और फर्स्ट दोनों को वो हैं एक दूसरे के इंटरट्विन नहीं है, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स टू ईच अदर। अगर पहला सही है तो दूसरा सही होगा, दूसरा सही है तो पहला सही होगा। मैंने ये बोला कि सारे मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, सॉरी सारे एमपी लेजिस्लेटिव का पार्ट हैं, लेकिन कुछ एमपी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सही है। और ये स्टेटमेंट, अच्छा मैंने ऐसे बोला था, ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, करेक्ट, बट ऑल लेजिस्लेटिव मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है? हमने इसको अब हिंदी में बता देते हैं। हमने इसको बोला कि सारे मंत्री एमपी हैं, लेकिन सारे एमपी मंत्री, ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर पार्ट ऑफ, बट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी तो आएंगे। नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, अभी यहाँ की बात कर रहे हैं। यस आई मस्ट बी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली political executive. We are not considering permanent executive that is formed by administrators. समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में अंतर स्पष्ट हो गया आपको, डिफरेंस क्लियर हो गया, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, सारा समझ आ गया। अब जुडिशरी तो अलग होती है, वो तो आप जानते ही हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर। ये जी चलें आगे। ओके, तो ये था हमारा एग्जीक्यूटिव का पोर्शन। तो हमने कौन सा आर्टिकल क्लियर कर लिया अभी? 53। ठीक है, तो 53 आपको एकदम क्लियर हो गया, एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की होती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक? गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज रन बाय प्रेसिडेंट, यस और नो? यस, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन था? प्रेसिडेंट, बस वो लेकिन नाम की है, यानी प्रेसिडेंट जो हमारा है वो कैसा है? नाम मात्र है, यानी नॉमिनल हेड है, यानी डिज्यूर है। क्योंकि हमारे यहां कैबिनेट सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर आपका कैसा हेड है? डी फैक्टो। डी फैक्टो रूलर कौन है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर। और डिज्यूर कौन है? प्रेसिडेंट। यस, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, वो नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव है। क्यों प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दे रखी है हमने? प्राइम मिनिस्टर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड और डायरेक्टली इलेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली अपॉइंटेड, बट द पर्सन दैट इज इलेक्टेड बिफोर इट्स अपॉइंटमेंट। इलेक्शन तो है ना इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड है। और डेमोक्रेसी में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड या डायरेक्टली इलेक्टेड? डायरेक्टली इलेक्टेड के नीचे हेड काउंट ज्यादा होगा और इनडायरेक्टली इलेक्टेड के नीचे हेड काउंट कम होगा। पीसी और पार्टी का पीएम हो गया, पीसी और पार्टी का प्रेसिडेंट हो गया। एक्चुअली हाँ, ज्यादा काम, हाँ बिल्कुल, ग्राउंड पे जो पावरफुल ज्यादा होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन वो जो भी प्राइम मिनिस्टर काम करेगा वो किसके नाम से करेगा? प्रेसिडेंट के नाम से करेगा, प्रेसिडेंट के होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, हाँ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी का, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी के होते ही नहीं है, ये देश के होते हैं। आपने कभी लिखा देखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी? लिखा क्या देखा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ, प्रेसिडेंट ऑफ। लेकिन हाँ, पार्टी से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना इनकी पोस्ट जो है हम कैंसिल कर देंगे अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। क्लैश हो सकते हैं, क्लैशेस पॉसिबल हैं। क्लैशेस रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, बट उसे पोस्ट से थोड़ी ना हटा सकते हैं।
नहीं समझे बात को? प्रेसिडेंट भी कब तक रहेगा, मतलब जैसे जब तक उसका टेन्योर है। अगर बीच में अब अगर वो रिजाइन करना चाहता है रिजाइन कर देगा, उससे कोई लेना देना थोड़ी ना। जगदीप धनखड़ अगर दूसरी पार्टी से होते तो वो तो रिजाइन भी नहीं करते। क्यों रिजाइन करते हैं इनके कहने से? वैक्यूम, वाइस प्रेसिडेंट का वैक्यूम बन सकता है, क्योंकि उसका रियल काम ही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है? हमने बताया ना, ऑफिस ही नहीं होती है उसका। एक्चुअली में काम ही वैक्यूम भरने का है। प्रेसिडेंट ना हो तो वैक्यूम फिल अप कर देगा वो। राज्यसभा का चेयरमैन तो वाइस चेयरमैन बन जाएगा ना, वहां तो वैक्यूम फिल अप हो जाएगा। चले आगे, समझ आ गई बात? आर्टिकल 52 53 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 54 की तरफ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन डालता है ये पता चलना चाहिए ना हमको। पहले हमको क्या पता चलना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन डालता है। इनडायरेक्ट यानी वो इलेक्शन जिसमें आम आदमी वोट ना करे, और जो डायरेक्ट होंगे उनमें आम आदमी वोट करेगा। डायरेक्ट इलेक्शन किस किस के होते हैं? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, लोकसभा, राज्यसभा। इनके क्या इलेक्शन होते हैं? हाँ अच्छा, विधानसभा, विधानसभा ही तो बोला हमने, राज्यसभा बोला क्या? राज्यसभा में इनडायरेक्ट होंगे, सॉरी राज्यसभा नहीं, विधानसभा। म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, लोकसभा, विधानसभा। विधान परिषद इनडायरेक्ट, राज्यसभा इनडायरेक्ट, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट, वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट, गवर्नर अपॉइंटेड। अपॉइंटेड, समझे बात को? नहीं समझे? क्लियर हो रही है बातें? चले आगे। 4 आर्टिकल में लिखा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। किसको? नहीं नहीं, गवर्नर को मेयर नहीं बोलते हैं। मेयर होता है म्यूनिसिपैलिटी में। म्यूनिसिपैलिटी में जो हेड होता है अर्बन बॉडीज का, उसे मेयर बोलते हैं। और पंचायत को प्रधान बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, हेड ऑफ द ग्राम सभा बोलते हैं, यूपी में प्रधान बोलते हैं। हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। और गवर्नर को हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। हर राज्य का अलग अलग राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन करता है, क्वेश्चन ये है। तो सारे के सारे एमपीज वोट करते हैं, और एमपीज कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। लेकिन ये एमपीज होने कैसे चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कैसे होने चाहिए? इलेक्टेड। यानी क्या नॉमिनेटेड एमपीज प्रेसिडेंट के क्यों नहीं लेते हैं पार्ट? नॉमिनेटेड एमपीज, क्योंकि नॉमिनेट करता कौन है? प्रेसिडेंट। तो जिस प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट किया है वोट तो उसी को देंगे, तो यहाँ पे बाइसनेस हो जाएगी। इसलिए हमने कहा नॉमिनेटेड को निकाल देते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेटेड पार्ट प्ले नहीं करता है, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। समझ रहे हैं? और एमएलए भी अगर नॉमिनेटेड है, अब तो नॉमिनेटेड एमएलए होते नहीं है, पहले होते थे। ठीक है, एक एमएलए हर स्टेट में नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अभी आपका वो खत्म कर दिया गया है ना। कौन सा अमेंडमेंट था? एमएलए और एमपी का नॉमिनेशन हटा दिया गया राज्यसभा, सॉरी लोकसभा और विधानसभा से हटा दिया गया नॉमिनेशन। चलो बस सोचना दिमाग से। हाँ, विधानसभा में एक एमएलए नॉमिनेट होता था और इसको करता था गवर्नर, और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता था? प्रेसिडेंट। तो ये एमएलए अगर वोट डालेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाके, तो जो गवर्नर ने अपॉइंट किया है उसी गवर्नर के हिसाब से प्रेसिडेंट को वोट देगा जाके। तो इसको भी बाहर निकाल दिया हमने वोटिंग से। और लोकसभा में कितने एमपी अपॉइंट होते थे? 2 एमपी, ये भी हटा दिया है अभी। अपॉइंटमेंट इन लोकसभा एंड विधानसभा खत्म हो गया, मतलब नॉमिनेशन इन लोकसभा एंड विधानसभा खत्म हो गया। अभी नॉमिनेशन सिर्फ कहाँ कहाँ होता है? विधान परिषद में और राज्यसभा। नहीं समझ आई बात? आ गई ना? चले आगे, क्लियर हो गई इतनी बात? तो लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। वहीं पे सारी स्टेट के एमएलएज, हर राज्य के एमएलए, सारी स्टेट के एमएलए। और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी के एमएलए करेंगे? दिल्ली, पुडुचेरी और जे एंड के।
इन तीनों ही यूनियन टेरिटरी में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। एक हाउस होता है, ये बोल रहे हो? हाँ, एक हाउस होता है, यूटी में एक ही हाउस होता है। वैसे तो स्टेट के पास ऑप्शन है 2 हाउस रखने का, ऑप्शनल है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ असेंबली कितने राज्यों के पास है? 6 राज्यों के पास, 6 स्टेट। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब पड़ोसी पड़ोसी हैं। समझ गए बात को? तो कितनी स्टेट के एमएलएस वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? सारी स्टेट के। और यूटी कितनी है इसमें? 3, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इंडिया में 3 ही ऐसी यूटी हैं जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी कितनी यूटी, कितनी टोटल कितनी यूटी है इंडिया में? 8 में से कितनी के पास असेंबली है? 3 के पास। 5 के पास असेंबली नहीं है। इनका नाम है यूनियन टेरिटरी, यानी ऐसी टेरिटरी जो किसके द्वारा गवर्नड है? यूनियन। इसीलिए इनका नाम यूनियन टेरिटरी है। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज की स्पेशल मांग को चलते हुए हमने वहां पे क्या दी है? लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि अभी लद्दाख में जो है आपका क्लैश हो गया है, मांग चल रही है ना? उस लद्दाख को तो 2019 में हमने जम्मू कश्मीर को ब्रेक किया 2 यूनियन टेरिटरी में, एक बना दी जम्मू कश्मीर और दूसरी बना दी लद्दाख। और लद्दाख को इवन हमने इस असेंबली भी नहीं दी, सिर्फ असेंबली किसको दी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऐसी यूटी है जो विद असेंबली है, और लद्दाख ऐसी यूटी है जो विदाउट असेंबली है। अब वो क्या मांग रहे हैं? स्टेटहुड मांग रहे हैं, राज्य का दर्जा वापस करो। पावर एक्स्ट्रा आ जाती है ना स्टेट में। जो भी है वहां पे काफी पॉलिटिकल चीजें भी देखने को मिल रही हैं हमको। समझ के बात को नहीं समझे? क्लियर हो गया है ना? एमपीज और एमएलएज। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन नहीं करता? तो सबसे पहले एमएलसीज नहीं करते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट नहीं करता। समझ रहे हैं? तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन वोट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और कौन वोट नहीं करता। तो आर्टिकल 54 आपका यहीं पे फिनिश होता है।